भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय सीताय पतये नमः। कूजन्तं राम रामेति मधुरं मधुराक्षरम् आरुह्य कविता शाखां वन्दे वाल्मीकि कोकिलम्। So we would like to welcome all the devotees once again. We are continuing with the series रामायण. We are discussing बाल कांड. कल हमने चर्चा किया था किस प्रकार से अयोध्या की क्वालिटीज़ के विषय में, राजा दशरथ की क्वालिटीज़ के विषय में, किस प्रकार से अयोध्या एक ऐसा सिटी है जो कि इम्पेनिट्रेबल है, जहाँ पर छोटे से छोटा दुश्मन या बड़े से बड़ा दुश्मन कोई भी इसको भेद नहीं सकता। फिर हमने महाराज दशरथ के कुछ गुणों के विषय में चर्चा किया था और अंत में चर्चा किया था किस प्रकार से महाराज दशरथ का भेंट होता है श्रवण कुमार से, और उनको अपनी एक छोटी सी गलती के कारण या छोटी सी गलती ड्यू टू ओवर कॉन्फिडेंस, उसके कारण उनको एक श्राप मिलता है श्रवण कुमार के वृद्ध और अन्य माता पिता के द्वारा। और बाद में हम जाकर देखेंगे किस प्रकार से उनको रिएक्शन मिलता है। लेकिन उस स्टोरी से हमने टीचिंग लिया था कि अगर व्यक्ति से गलती हो जाती है तो उसको उसके लिए पछताना चाहिए, उसको स्वीकार करना चाहिए, ऑनेस्टली उसको स्वीकार करना चाहिए, उसको रेक्टिफाई करना चाहिए और रिजॉल्व करना चाहिए कि दोबारा से गलती ना हो। तो राजा दशरथ ने रिजॉल्व किया कि अब से अयोध्या में कोई भी शब्द बेदी बाण का इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। नो सोनिक टेक्नोलॉजी या आर्चरी इन अयोध्या फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड्स। उन्होंने ऐसा डिसाइड किया। आज जो हम विषय चर्चा करने वाले हैं इज इम्पॉर्टेंट डिस्कशन, सो वी मे नॉट गो फार और लॉन्गर इन कथा और लीला। आज लीला के विषय में ज़्यादा चर्चा करने की बजाय देयर वाज वन इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट जो कि राजा दशरथ या किसी भी लीडर से संबंधित है, थोड़ी आज उसकी चर्चा करेंगे। राजा दशरथ एक छोटी सी गलती या एक गलती उनसे हुआ, लेकिन वैसे वो एक महान राजा थे, प्रतापी राजा थे, सक्सेसफुल राजा थे। ही वॉज एम्परर। एम्परर मीन्स किंग ऑफ किंग्स, दैट इज एम्परर्स। एम्परर तो सभी राज्य उनके अधीन थे, तो सम्राट या एम्परर इसको कहा जाता है। तो एक महान नेता या लीडर थे, ही वॉज अ लीडर। तो जब हम लीडर की बात करते हैं, लीडर के सामने एक बहुत बड़ा खतरा या बहुत बड़ा चैलेंज होता है जो दुश्मनों के द्वारा तो होता ही है, उसके अलावा एक इंटरनल चैलेंज एक लीडर के सामने आ सकता है। तो क्या है, उसे कैसे निपटना चाहिए, थोड़ा आज उसके विषय में चर्चा करेंगे। ये राजा दशरथ उसका सामना कैसे कर सकते थे, यानी गेसेस व्हाट दैट चैलेंज कैन बी। Errors in decision, that is a part of it. You are right, but that is part of it. अपने डिसीजन में गलती कर सकता है। Any other thing? Not setting, that is, yes, that is also correct. Not setting right examples, but that is also part of that thing. That is included.
So जब there is a great temptation for a leader, what is that great temptation? Sorry? His opulence. Opulence, that may be or may not be temptation. Controllership, yes, controllership. Very nice, thank you. So that is called, there are chances or a huge danger for a leader to become autocrat. So that is a great challenge, great problem or a great temptation for a leader or a king or emperor to become autocrat or become controller. So autocrat means कि उसकी इच्छा के अनुसार ही सारा कार्य होना चाहिए, जिस प्रकार से उसके whatever are his desires, aspirations, perception, उसी के सामने माई वे और हाईवे. समझते हैं ना इस बात को? माई वे और हाईवे. मेरी बात मानी जाएगी तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं, चलते बनो. That is a great temptation. So such person, है ना, he takes full control. अगर जहाँ तक एक अगर टीम की बात भी करते हैं तो he may be leading a team, लेकिन वो टीम में इंडिविजुअलिटी को ऑलमोस्ट किल कर दिया जाता है ना. So he makes policies or he dictates policies, प्रोसीजर्स, क्या उससे गोल अचीव करना है. जैसे आप लोग अभी जो यहाँ पर बैठे हुए बहुत लोग हैं, एक कंबाइंड प्रेजेंटेशन तैयार कर रहे हैं, उसमें एक भक्त बोले नहीं ऐसे करना है, ये एम है, ये ऑब्जेक्टिव है, ये टूल्स का अचीव किया जाएगा, इसमें ये वो किया जाएगा, और किसी की बात ना माने, तो ही मे बी एक्टिंग लाइक एन ऑटोक्रेट. जस्ट टू गिव यू एन एग्जांपल, मैं ये नहीं कह रहा कि कोई होगा इसमें, हो भी सकता है ना. सो ही डायरेक्ट्स एंड कंट्रोल्स ऑल एक्टिविटीज. दैट मीन्स देयर इज नो फ्रीडम फॉर द सबऑर्डिनेट्स, killing their individuality. That means not letting individuals to use their thoughtful intelligence, what we call as independent thoughtfulness. पूरा कंट्रोल एक्सरसाइज करता है. तो there is a difference between dictatorship and autocrat. But there is a thin line. One has to be very very careful. और एक वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशन जैसे हम बात करें तो उसमें ऑटोक्रेट भी इतना ज़्यादा सक्सेसफुल नहीं होता. यहाँ पे लीडरशिप की बात की जाती है तो सर्वेंट लीडरशिप होता है. और दशरथ महाराज एक प्रतापी राजा होते हुए भी क्या कार्य करते थे उसके विषय में थोड़ा सा चर्चा करेंगे. सो यस, दिस इज, जब हम ऑटोक्रेट की बात करते हैं, ये कुछ स्थिति में ठीक भी हो सकता है. when a leader is highly competent, है ना, and knowledgeable enough to decide the details etc. But there are chances कि इसमें गलतियां भी बहुत हो सकती हैं. इसलिए राजा दशरथ ने जो माध्यम अपनाया था वो माध्यम अपनाना सुनिश्चित करता है कि गलतियां ना हो. उससे पहले चर्चा, उसकी डिटेल में जाने से पहले, जो इस प्रकार का व्यक्ति होता है उसके लिए, है ना, दो प्रकार, मतलब उसके लिए जो एक प्रकार का विशेष रूप से व्यक्ति है वो उसके लिए बहुत बहुत नुकसानदायक बन सकता है. लेकिन जनरली ऐसा देखा जाता है कि ऐसा व्यक्ति सिर्फ इन्हीं प्रकार के लोगों का संग करता है, दो प्रकार के लोगों का संग करता है. ऐसा व्यक्ति जो कि ऑटोक्रेट टाइप का है. ये या तो वीक माइंडेड लोगों का चर्चा करता है जो उसकी हाँ में हाँ मिलाना जानते हैं, जो चापलूसी करते हैं ना, मक्खनबाज होते हैं,
जी हजूरी करते हैं, जो कि एक्सपर्ट होते हैं, कहते हैं तलवे चाहते हैं, क्योंकि इन लोगों को ना सुनना पसंद नहीं। कोई इनकी बात को टाल नहीं सकता, और जो बात टालेगा उसको सफर करना पड़ेगा। या वीक माइंडेड, दो प्रकार के, वीक माइंडेड या कमजोर, या फिर चापलूस, ऐसे लोगों का। तो ये ऐसे लोग टीम वर्किंग में ज़्यादा विश्वास नहीं रख पाते, या ज़्यादा अच्छे से कार्य नहीं कर पाते। जब हम टीम की बात करते हैं तो टीम मीन्स टुगेदर एवरीवन अचीव्स मोर। So that is the meaning of a team. Everyone is achieving more in terms of his goals and etc. हम तो वैसे भी सुनते हैं कलो संग शक्ति, संग मतलब टीम ही अगर कहें ना, तो पावर ऑफ अ टीम इज हाईली इम्पॉर्टेंट। लेकिन ऐसे लोग टीम वर्क नहीं कर पाते। क्यों नहीं कर पाते? बिकॉज दे आर हाईली इनसिक्योर पीपल। वाई दे आर इनसिक्योर? क्योंकि उनको they have got the fear of being overshadowed। उनको लगता है। और किन लोगों को ये ज़्यादा समस्या आती है? ऐसे लोगों को समस्या आती है जो मोस्टली फ्रंट लाइन सर्विसेज ज़्यादा करते हैं। उनको ऐसे लगता है कि मैं पीछे छूट जाऊंगा। थोड़ी सी भी अगर उनको मान सम्मान नहीं मिला, कोई फ्रंट लाइन सेवा नहीं मिली, तो उनको बहुत दिक्कत या बहुत चैलेंज वो फेस कर सकते हैं, है ना। तो इसीलिए जो इनसे ज़्यादा पावरफुल होते हैं या इनसे ज़्यादा क्वालिफाइड होते हैं, उनके साथ ये आसानी से कार्य नहीं कर पाते। बोलते हैं ना, एक मैदान में दो तलवारें नहीं रह सकती, है ना। तो ऐसे ही मैंने एक भक्त के साथ शेयर किया, एक मैदान में दो तलवारें नहीं रह सकती। बोला कोई बात नहीं, दो मैदान ले आओ। तो जैसे उस दिन वंशी वदन प्रभु जी एग्जाम्पल दे रहे थे, प्रभुपाद, अच्छा वंश, आई डोंट नो बट आई वाज हियरिंग, नॉट वंशी वदन प्रभु, आई वाज हियरिंग गौरांग दर्शन प्रभु, ही वाज शेयरिंग कि प्रभुपाद जी ने देखा कि अमेरिकन लोग हैं, लीडर्स ज़्यादा हैं, एक दूसरे के साथ कोऑपरेट नहीं कर पाते, तो उनको अलग अलग स्थानों पर भेज दिया, जाओ मंदिर खोलो। लेकिन अभी ऐसा इतना इसको बोले हैं प्रभुपाद जी ने कि अभी हर जगह ऐसा पॉसिबल हो, हर भक्त को भेज दिया जाए मंदिर खोलने के लिए। उस समय भक्तों की संख्या कम थी। अभी एक ही मंदिर में अगर देखा जाए, पुणे मंदिर में 200 ब्रह्मचारी हैं, बोले 200 लीडर हैं, 200 मंदिर कहाँ से खोलेंगे? संभव है? 200 कॉलेज कहाँ से लाएंगे? संभव है? मायापुर में 500 ब्रह्मचारी हैं, 500 मंदिर या 500 सेंटर कहाँ से लाएंगे? तो वहाँ जाके अकेले रहेगा वो। तो ये कहने की बात होती है कि व्यक्ति अकेले रहेगा, वो टीम बनाएगा। किन लोगों से टीम बना लेगा? हाँ, उन लोगों के साथ एसोसिएट करेगा जो उसके हाँ में हाँ मिलाते हैं। तो एसोसिएशन तो छोड़ नहीं पाएगा। या जो उससे कम, क्या बोलते हैं, क्वालिफाइड है, या उन लोगों से कम क्वालिफाइड है ना। तो ऐसे लोग, ऐसा देखा जाता है कि ऐसा मतलब कि जो लोग ज़्यादा अपने जूनियर्स के साथ संग स्पेंड करते हैं, अब अपने जूनियर्स के साथ बिताने के लिए उनके पास बहुत समय है, लेकिन जब सीनियर के साथ इस टाइम स्पेंड करने की बारी आएगी तो वो अपनी सेवाएं गिना देंगे, बोले इसको प्रचार करना है, उसको प्रचार करना है, ये घंटे की सेवा है, वो घंटे की सेवा है। नो टाइम टू स्पेंड विद द सीनियर। और ज़्यादातर इक्वल्स के साथ भी उनको नहीं देखा जाता। जूनियर्स के साथ बहुत अच्छा रहेंगे, खुश रहेंगे, खूब कथा इत्यादि करेंगे, इत्यादि बहुत समय बिताएंगे, लेकिन ज़्यादा उनको देखा नहीं जाएगा। तो ऐसा सेवा, ये तो सेवा है, कई बार ये उतना उचित नहीं है। क्यों उचित नहीं है? जैसे कि हम कई बार पढ़ चुके हैं शास्त्रों में, मतलब शास्त्रों में तो कहाँ मैं कह नहीं सकता, लेकिन हमको जैसे हम लोगों ने सुना है, जब एसोसिएशन करने की बात आती है तो 25% कम सीनियर्स का, 25% संग सीनियर्स का करना चाहिए, 25% संग जूनियर्स का करना चाहिए, और 50% इक्वल का संग करना चाहिए। तो ऐसे लोग ना तो ज़्यादा सीनियर का संग करते हैं, ना इक्वल का संग करते हैं, ज़्यादा ये संग करते हैं अपने जूनियर्स का। क्यों? इनको अच्छा लगता है। क्यों अच्छा लगता है?
हाँ, कंट्रोलरशिप इनकी अच्छी तरह से एक्सरसाइज होती है और इनकी बात कोई काट नहीं सकता, बात को कोई टाल नहीं सकता, है ना। तो ये और सब लोग इनके हाँ में हाँ मिलाते हैं, तो उससे इनको एक प्रकार का नरिशमेंट या ऐसा प्राप्त होता है। तो लेकिन अगर देखा जाए तो आध्यात्मिक प्रगति के लिए उतना उचित नहीं है, क्योंकि एक वीड को ज़्यादा पोषण किया जा रहा है। व्हाट इज दैट? पूजा, लाभ, प्रतिष्ठा की इच्छा को ज़्यादा पोषण किया जा रहा है, तो ये उतना अच्छा नहीं है ना। तो अगर शास्त्रों के हिसाब से हम एग्जाम्पल देखें तो ऐसा एक एग्जाम्पल, what I could think of, दुर्योधन was one such person, कि जिसके साथ कैसे लोग रहते थे, जो ऐसे लोग थे जो कभी उसको सही गाइडेंस नहीं दे पाए, सही रास्ता नहीं दिखा पाए, है ना। जो उसको चलाना था वो चलवा के रहता था, वो मनवा के रहता था, और कोई उसकी बात को टाल नहीं सकता था। उसके पिताजी भी उसकी बात को टाल नहीं पाए, भीष्म पितामह भी उसकी बात को नहीं डाल पाए, जो भी कारण होगा, लेकिन बात को टाल नहीं पाए। क्या अब उसकी डिटेल में ली जाएंगे। और कई बार ऐसे हम पॉलिटिकल उसमें भी ऐसे कुछ डिक्टेटर टाइप के लोग हुए हैं, है ना, जो उस समय के लिए सत्ता में आते हैं, अपनी चलाते हैं, और फिर उसके बाद सत्ता से हाथ धोना पड़ता है, क्योंकि ऐसे डिक्टेटर लोगों को कोई और डिक्टेटर मिल जाता है या ऑटोक्रेट मिल जाता है। जहाँ तक एक लीडरशिप की सफलता की बात की जाती है या एक लीडर की सफलता की बात की जाती है, तो बताते हैं कि दो चीज़ों पर डिपेंड करता है। तो एक उसके टेंजिबल एसेट्स होते हैं और एक उसके इनटेंजिबल एसेट्स होते हैं। जैसा मैं पढ़ रहा था रामायण में, प्रभु जी बता रहे हैं। तो टेंजिबल एसेट्स मतलब उसके पास पर्याप्त मात्रा में ट्रेजरी या फंड्स होने चाहिए, और साथ में साथ एक नेशन की अगर बात करें तो फंड्स होने चाहिए और उनका डिफेंस सिस्टम बहुत स्ट्रांग होना चाहिए। लेकिन इसके साथ साथ इनटेंजिबल एसेट्स भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इनटेंजिबल एसेट्स क्या होता है? जो वहाँ के लोग हैं वो अपने नेता की काबिलियत पर पूरा विश्वास रखते हैं, और जब उनको ऐसा विश्वास होता है तब वो उसके प्रति लॉयल रहते हैं और पूरा कॉपरेशन करते हैं। और जब उनका ऐसा विश्वास नहीं होता तो वो लॉयल नहीं रह पाते और कॉपरेशन नहीं कर पाते। तो ये इनटेंजिबल एसेट है। तो ये इनटेंजिबल एसेट अचीव कैसे किया जाता है? दैट इज द पॉइंट। तो ये अचीव किया जाता है, इसके लिए थर्ड एसेट की आवश्यकता पड़ती है, जो कहलाते हैं, जैसा हम कल चर्चा कर रहे थे, जो कहलाते हैं मंत्री, जिनके साथ मंत्रणा किया जाता है, मंत्रणा डिस्कशन किया जाता है, जिसकी एडवाइस लिया जाता है। दैट मीन्स दे आर द behind every success of a king, of a leader. They are not, leader is not alone. Alone means he may be autocrat. तो कभी कभी पॉजिटिव उसके भी देखे जाएंगे, लेकिन जो इसमें डेंजर रहता है वो हमने आपसे डिस्कस किया। देयर इज अ डेंजर ऑफ बिकमिंग लाइक दिस। तो कुछ जगहों पे देखा जाएगा ऑटोक्रेट मॉडल हाईली सक्सेसफुल भी होता है, लेकिन भक्ति में बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल होने के चांसेस नहीं है, क्योंकि एवरी पर्सन इज अ वॉलंटियर। सो वॉलंटियर के साथ ये मॉडल ज़्यादा नहीं चल पाता, ये इंस्पिरेशन बेस्ड मॉडल होता है। और जहाँ तक राजा दशरथ की बात है, तो उनके पास मिनिस्टर्स, ऐसे मंत्रियों का एक पूरा ग्रुप था, जिसमें उनके 8 विशेष मंत्री थे। तो ही वॉज नॉट ऑटोक्रेट, ही वॉज लीडर, है ना, बिकॉज ही वॉज डिपेंडेंट। वो पूरी तरह से डिपेंड थे अपने 8 मंत्रियों के ऊपर। तो उन 8 मंत्रियों के क्या क्या गुण थे, उनकी चर्चा करेंगे थोड़ा सा, और समझने की कोशिश करेंगे किस प्रकार से। दैट वॉज वेरी हेल्पफुल, ये बहुत अच्छा था। और एक लीडर को कैसे लोगों की आवश्यकता पड़ती है। तो पहला उनका जो मंत्री था उसका क्या गुण था? सबसे पहले उसका गुण था कि वो विजनरी था। विजनरी जब हम बात करते हैं तो फोर साइटेडनेस, फार साइटेडनेस नहीं, फोर साइटेडनेस, है ना। आई मीन ही कुड
दूर की देख सकता था, है ना। उसका दिमाग इतना चलता था कि वो फ्यूचर का अंदाजा लगा सकता था, है ना। और राजा दशरथ के पास एक ऐसे मंत्री थे जिनका नाम था दृष्टि। दृष्टि जैसे नाम से ही समझ सकते हैं कि उनकी विजन बहुत बढ़िया थी, फ्यूचर प्लानिंग उनका बहुत परफेक्ट था। तो ऐसा कहा जाता है ही वॉज आर्किटेक्ट ऑफ अयोध्या's फॉर्च्यून, कि अयोध्या के भाग्य को लिखने वाले थे, क्योंकि उनका विजन इतना बढ़िया था। हर प्रकार से पक्का सटीक प्लानिंग करते थे और उसको इम्प्लीमेंट करने का, जो इम्प्लीमेंट दूसरे के पास था, लेकिन उनका प्लानिंग बहुत अच्छा था। So I was thinking, ऐसे विजनरी के क्या एग्जाम्पल मैं सोच पाया, जो मैं सोच पाया कि एक तो मैंने रामायण से देखे 2 एग्जाम्पल। एक थे विभीषण। विभीषण वॉज विजनरी। कैसे? उन्होंने भगवान राम को पहचान लिया कि ये कोई साधारण व्यक्ति नहीं है, स्वयं भगवान है, राम है। और उन्होंने रावण को बहुत समझाने का प्रयास किया, रावण को बताने की कोशिश करी, इनसे आप जीत नहीं पाओगे, तुरंत सीता माता को वापस कर दो, नहीं तो तुम भी मारे जाओगे, लंका का हर वासी मारा जाएगा। लेकिन रावण ने उनकी एडवाइस को नहीं माना। क्यों? क्योंकि वो एक ऑटोक्रेट या डिक्टेटर टाइप व्यक्ति था। तो वो सही सलाह देने वाले की बात को भी नहीं मान पाते ऐसे लोगों को, क्योंकि उन लोगों को अपनी बात ही सही लगती है। तो ये समस्या है उन लोगों के साथ। विभीषण ने कई बार समझाने का प्रयास किया, लेकिन माने नहीं, तो अंत में उन्होंने उनका साथ छोड़ दिया, बिकॉज ही वॉज विजनरी। भगवान राम से युद्ध करके उनसे दुश्मनी पाल के किसी को लाभ प्राप्त नहीं होगा। एंड ही वॉज ऑल्सो डिवोटी ऑफ द लॉर्ड ऑल्सो। और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि सुग्रीव को कौन सलाह देने वाले थे, या सुग्रीव के पास कौन ऐसे विजनरी व्यक्ति थे? हनुमान जी और जामवंत जी, जो उनको बताते थे कि किस प्रकार से। और जब उन्होंने देखा कि दूर से ऐसे 2 आ रहे हैं, राम और लक्ष्मण आ रहे हैं, तो उन्होंने तुरंत सही उसका अंदाजा लगाया और हनुमान जी को भेजा। और यही दोनों एक तरीके से सुग्रीव को वाली से बचा कर रखते थे। तो ऐसे व्यक्ति की आवश्यकता होती है जो कि दूर की सोच पाए। ऐसा नहीं है कि इमीडिएट ही कुछ देख पाए, लेकिन दूर की अंदाजा न लगा पाए। दूसरा इन टर्म्स ऑफ पावर और स्ट्रेंथ आवश्यकता है। हो सकता है इसकी भक्त समाज में आवश्यकता न पड़े, है ना। पावरफुल आर्मी को लीड करने वाला एक लीडर, है ना। तो दशरथ के पास ऐसे व्यक्ति थे जिनका नाम था विजय, जो कि हमेशा किसी भी युद्ध में कभी हारे नहीं थे, इसलिए उनका नाम विजय था। ठीक है, मैं कुछ उन पॉइंट्स पे ज्यादा डिटेल में चर्चा करने का प्रयास करूंगा जो हम भक्तों के लिए ज्यादा एप्लीकेबल रहेंगे। ठीक है, सो आई एम मूविंग अहेड। और तीसरे थे उनके पास, जो कि आपने नया इलाका तो जीत लिया, है ना, लेकिन उस पे वो जीत बनी रहे, नहीं तो क्या होगा, आगे दौड़ पीछे छोड़। सिकंदर के साथ यही होता था कि वो जीता जाता था, लेकिन पीछे से उसके राज्यों पे दोबारा और किसी का कब्जा होता रहता था। तो वो विश्व विजेता कहने को रहा, लेकिन पीछे से वो छूटता चला जाता था। तो ऐसे एक व्यक्ति की आवश्यकता पड़ती है जो कि इसको मेंटेन कर पाए। मेंटेन करने के लिए जो आपने जीता है, तो प्रचार की दृष्टि से अगर देखा जाए तो फर्स्ट ईयर प्रीचिंग होता है, फिर सेकेंड ईयर प्रीचिंग हो जाता है, फर्स्ट ईयर वाले सेकेंड ईयर में चले जाते हैं। आप फर्स्ट ईयर को प्रीचिंग करते जाओ, सेकेंड ईयर वालों का क्या होगा? तो सेकेंड ईयर वाले थोड़े समय में और पुराने हो जाएंगे, थर्ड ईयर वाले उनका क्या होगा? हम तो फर्स्ट ईयर को प्रचार करते हैं, तो क्या फायदा होगा उसका? उसको रिटेन नहीं कर पाएंगे तो मेहनत करने का फायदा क्या है? इसीलिए आवश्यक है कि एक ऐसा व्यक्ति हो जो कि मेंटेन कर पाए, है ना।
तो इसलिए फर्स्ट ईयर टीचर्स होते हैं, फिर सेकंड ईयर टीचर्स होते हैं, थर्ड ईयर टीचर होते हैं। तो एक टीम वर्क में कार्य चलता है। अकेला व्यक्ति कितना कर पाएगा? हो सकता है अगर कर भी चाहे तो बहुत ज्यादा वो फैला नहीं पाएगा। एक लिमिटेड या तो लिमिटेड लोगों को कर पाएगा या लिमिटेड एरिया में कर पाएगा। लेकिन जब उसको बढ़ाना है, अपने क्षेत्र का विस्तार करना है, संख्या का विस्तार करना है, प्रचार का विस्तार करना है, तो वो टीम वर्क ही होगा। कुछ लोग फर्स्ट ईयर की केयर करेंगे, उनके फैसिलिटेटर करेंगे, उनको प्रचार करेंगे। कुछ लोग सेकंड ईयर की केयर करेंगे, कुछ लोग थर्ड ईयर की केयर करेंगे, कुछ लोग फोर्थ ईयर की, कुछ उसके बाद गौरांग सभा, नित्यानंद सभा इत्यादि, और कुछ गृहस्थ आश्रम में जो जा रहे हैं, कुछ ब्रह्मचारी। है टीम वर्क का कार्य है। तो ऐसे लोगों की आवश्यकता पड़ती है। जिसके पास नहीं होंगे तो वो उसका लिमिटेड रिजल्ट बहुत लिमिटेड हो जाएगा, एक्सपेंड नहीं कर पाएगा, है ना। और दशरथ के पास जो ऐसे व्यक्ति थे जिनका नाम था जयंत। तो अभी तक हमने 3 डिस्कस कर लिए। कौन कौन से? दृष्टि, विजय और जयंत। यस। तो चौथे व्यक्ति थे। अब राज्य को चलाने के लिए किस चीज की आवश्यकता पड़ती है? फंड्स की आवश्यकता पड़ती है। तो जो कि समय पे फंड कलेक्ट करते थे और फंड को सही रूप से मेंटेन करते थे, ऐसे व्यक्ति थे दशरथ के पास जिनका नाम था सौराष्ट्र, है ना। तो उनका कार्य था फाइनेंशियल स्टेबिलिटी को मेंटेन रखना, है ना। जैसे देखा जाता है इस्कॉन में, अभी वो है नहीं हमारे सुदर्शन प्रिय प्रभु, वो बहादुर के लिए यही सेवा करते हैं, है ना। फंड कलेक्शन किया जाता है इस्कॉन में, लेकिन उसका प्रॉपर अकाउंटिंग किया जाना, उसका डेटाबेस बनाना, उसको टाइमली रिमाइंडर करना, उसके टाइमली कलेक्शंस करना, रिमाइंडर्स, कलेक्शंस, फिर जो भक्त हैं उनको रिसीट पहुंचाना, गिफ्ट्स इत्यादि देना, प्रसादम देना, रिवार्ड्स देना, उनको फंक्शंस में इनवाइट करना, ये सब उसी का काम है। लोगों को इंस्पायर करके रखना। अगर ऐसा नहीं होगा तो मंदिर चलाने के लिए, प्रचार करने के लिए फंड्स कहाँ से आ पाएंगे? तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट डिपार्टमेंट है। अकेला व्यक्ति क्या क्या करेगा? तो टीम वर्क चाहिए ना। यहाँ पर भी है, जैसे मंदिर में अकाउंट ऑफिस होता है, उसमें कुछ लोग होते हैं, या भी सुदर्शन प्रिय से पूछा जाएगा तो वो ये इसी प्रकार की सेवा कर रहे हैं। एक व्यक्ति इस प्रकार की सेवा कर रहे हैं। नेक्स्ट, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि जब राजा की बात आती है तो राजा के साथ साथ किसकी बात आती है? प्रजा। प्रजा के बिना राजा का कोई महत्व नहीं है। प्रजा के बिना राजा रूल थोड़ी ना करेगा, दीवारों को रूल करेगा। प्रजा चाहिए। और प्रजा को संतुष्ट रखना राजा की एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है, यानी कि उनकी जरूरतों का ध्यान रखना। ठीक है। ये जरूरतों का ध्यान रखने को क्या कहा जाता है? प्रॉपर रूप से रिसोर्स मैनेजमेंट करना। रिसोर्स मैनेजमेंट। दशरथ महाराज के पास एक ऐसे व्यक्ति थे जिनका नाम था सिद्धार्थ, जिनकी यही सेवा थी। ठीक है। तो उनका काम था हर व्यक्ति को प्रसन्न करना, उनकी जरूरतों को पूरा करके, और ऐसे रिसोर्सेज को यूटिलाइज करना कि वो उनकी कमी ना पड़ जाए, और उसका डिस्ट्रीब्यूशन अनइवन ना हो, प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूशन हो। तो जब नीड्स की बात आती है तो नीड्स के साथ साथ एक और चीज आती है। डिस्ट्रीब्यूशन तो है ही, देयर इज अ नीड एंड देयर इज अ वांट। नीड और वांट, तो उसका क्लासिफिकेशन करना भी बहुत ज़्यादा जरूरी है। तो ये लीडर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि सही रूप से क्लासिफिकेशन किया जाए, क्या चीज़ नीड है और क्या चीज़ वांट है। तो हर नीड को पूरा किया जाना जरूरत है, लेकिन हर वांट को पूरा नहीं किया जा सकता, इसीलिए वांट को सेलेक्टिवली पूरा किया जाता है। कभी कभी होता है ना, पर्सनल लीड्स लेकर आते हैं बहुत लोग, तो उसका चेकिंग होता है। चेकिंग करने का क्या मकसद है? क्या चीज़ नीड है और क्या चीज़ वांट है, उसको चेक कर लिया जाए। कभी कभी नीड्स के नाम पर वांट्स होती हैं, और वांट्स को यूटिलाइज कर, वांट्स की क्या मतलब? एक्स्ट्रावेगेंट होना।
भक्त समाज में एक प्रिंसिपल है जिसका हमको पालन करना चाहिए, सिंपल लिविंग और हाई थिंकिंग, है ना। तो इसका क्या मतलब है? तो सिंपल लिविंग और हाई थिंकिंग हमको अंतर बताता है हमारी नीड्स में और हमारी वांट्स में। नीड्स मतलब नेसेसिटीज और लग्जरीज, नेसेसिटीज वर्सेस लग्जरीज। तो अब इसकी बोले तो ये बहुत इंडिविजुअल बेसिस पर होता है, इसकी गाइडलाइन बनाना बहुत मुश्किल है कि नीड्स को डिफाइन कर दिया जाए, है ना। बोले अब नीड्स को डिफाइन कर दिया, जैसे प्रसादन की क्वांटिटी एक व्यक्ति की नीड हो सकती है, सबको 5-5 चपातियां मिलेंगी, किसी को ज़्यादा नहीं मिलेंगी। तो जिसकी 7 चपातियों की नीड है वो फ्रस्ट्रेट हो जाएगा, प्रसन्न नहीं रह पाएगा। और जिसकी 3 चपातियों की नीड है वो भी फ्रस्ट्रेट हो जाएगा, मैं 2 चपातियों का क्या करूँगा। या तो आपस में कोऑपरेशन हो तो अच्छी बात है, जिसको 7 चाहिए और जिसको 3 चाहिए वो मिल बांट के खा लें, लेकिन ऐसा होता नहीं है। बोलते हैं भाई अपनी सेवा तुम खुद ही करो। तो इसीलिए लीडरशिप व्यक्ति की आवश्यकता पड़ती है। इतने मैच्योरिटी नई अवस्था में नहीं होती कि आपस में कोऑपरेशन कर लिया जाए। तो लीडरशिप की आवश्यकता पड़ती है लोगों की नीड्स के अनुसार उनको रिसोर्सेज उपलब्ध कराना। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि लग्जरीज को नीड बना दिया जाता है, तो उसलिए भी लीडरशिप की आवश्यकता पड़ती है। जिस प्रकार से अगर देखें तो भीम की एक विशेष प्रकार की नीड थी भोजन की, तो उनके भाइयों ने उनकी नीड को समझा। जितना भी मांग कर लाते थे उसको 2 भागों में डिवाइड किया जाता था। आधा भीम को देते थे, उससे भी वो सेटिस्फाई नहीं होता था, पेट नहीं भरता था, लेकिन सेटिस्फाई होना पड़ता था, क्योंकि बाकी आधा को अब 4 भाई, 5वीं माता और 6ठी द्रौपदी वो मिल बांट कर खाते थे। तो भीम संतुष्ट नहीं होता था, लेकिन वो उसकी नीड थी, वो भी भूखा ही। ऐसा नहीं है कि वो भूखा नहीं रहता था, पूरा पड़ जाता था, लेकिन उसमें वो संतुष्ट करता था। दैट वाज हिज नीड। तो उसने उससे ज़्यादा मांगा नहीं, ज़्यादा मांगता तो उसकी वांट हो जाती। लेकिन भाइयों ने भी समझा। या अगर एक आदमी को कंपेयर कर लें या हाथी को कंपेयर कर लें, हाथी एक बार में 50 चपाती खा जाएगा और शायद डकार भी ना ले। और एक चींटी की कितनी नीड है, उसको एक चीनी का दाना मिल जाता है अगर, तो उसका पता नहीं कितने दिन का भोजन उसने वो कर दिया। एक चीनी का दाना भी उठा के कोने में चली जाएगी, कितने दिन में बाहर आएगी कह नहीं सकते। और हाथी गन्ने के खेत खा जाएगा। तो ये बहुत जरूरी है कि व्यक्ति अपनी नीड्स को आइडेंटिफाई करे और अपनी लग्जरीज को सब्सिडाइज करे। ये बहुत आवश्यक है। दैट इज द प्रिंसिपल ऑफ सिंपल लिविंग एंड हाई थिंकिंग। तो लग्जरी क्या होती है? लग्जरी मतलब वो आइटम्स, वो चीजें जिनके बिना मैं जीवित रह सकता हूं, दैट इज कॉल्ड लग्जरी। ऐसी जो सारी आइटम है जिनके बिना जब मैं जीवित रह सकता हूं, वो सभी क्या है? वो सभी लग्जरीज की कैटेगरीज में आती है। अगर हम इसको नहीं समझेंगे और लग्जरीज के पीछे भागते रहेंगे तो क्या होगा? Then we'll see the practical implementation of a shloka called अत्याहार प्रयासश्च प्रजल्पो नियमाग्रह जनसंगश्च लौल्यश्च शद्भिर्भक्ति विनश्यति। तो ये सब शुरू होता है अत्याहार से, है ना। तो प्रभुपाद जी ने क्या लिखा है उसमें? कलेक्टिंग मोर देन नेसेसरी, अत्याहार। उसके लिए फिर क्या करना पड़ेगा? ओवर एंडेवर करना पड़ेगा। जब ओवर एंडेवर करेंगे तो क्या होगा? ओवर एंडेवर क्या है? टाइम तो 24 घंटे ही है ना, यानी कि कहीं ना किसी और कार्य पे तो मार पड़ेगी। जो कोई और इम्पोर्टेंट कार्य है, जरूरी कार्य है, उसको कम करना पड़ेगा। तो जनरली ऐसा देखा जाता है जो भक्त लग्जरीज के उसमें फंस जाते हैं, ओवर एंडेवर करते हैं, तो उनकी साधना पर बहुत बड़ी मार पड़ती है। उनकी साधना कॉम्प्रोमाइज होती ही होती है। देयर इज नो अदर वे। 24 घंटे से ज़्यादा तो समय निकाल नहीं सकते, तो फिर उनकी साधना कॉम्प्रोमाइज हो जाती है।
और ऐसा देखा जाता है, इट इज़ बिग चैलेंज स्पेशली फॉर गृहस्थास। जो गृहस्थ भक्त हैं उनके लिए विशेष रूप से एक चैलेंज हो जाता है। और क्यों ये उनके लिए बहुत बड़ा चैलेंज बन जाता है? क्योंकि वो लग्जरीज को अपनी ज़रूरत समझ बैठने की गलती कर बैठते हैं, उसमें भेद नहीं कर पाते, और फिर इसीलिए उनकी साधना सफ़र करती है और वो खुद सफ़र करते हैं, है ना? क्योंकि कई बार अपनी नीड्स को लग्जरीज को पूरा करने के लिए या कमाने के लिए उनको बहुत लंबे सफ़र करने पड़ते हैं, है ना? तो जब लंबा सफ़र करते हैं तो ज़्यादा लंबी सफरिंग का कारण भी बन जाते हैं। इसीलिए बुद्धिमानी यही है कि अपने नीड्स को पहचाना, दैट इज़ द साइन ऑफ इंटेलिजेंस, यानी या इसको ऐसे भी कह सकते हैं अपने कोटा को पहचानना। यहाँ तक बताते हैं कि अपने ईटिंग स्लीपिंग के कोटा को भी पहचानना चाहिए। और अगर हम समझ नहीं पा रहे हैं तो भी ठीक बात है, क्या नीड क्या लग्जरी, अगर हम यहाँ तक हैं, या फिर अगर नहीं है तो कम से कम इतना ऑब्जर्व कर लेना चाहिए क्या मेरी साधना तो डिस्टर्ब नहीं हो रही है। और अगर उतना ही ऑब्जर्व कर पा रहे हैं और उसको एनालाइज नहीं कर पा रहे तो फिर प्रश्न करना चाहिए, हेल्प लेनी चाहिए, गाइडेंस लेनी चाहिए कि कहाँ मैं गलती कर रहा हूँ, कहीं मैं ओवर एंडेवर तो नहीं कर रहा, कहीं मैं लग्जरीज को अपनी नीड समझ बैठने की गलती तो नहीं कर बैठ रहा, है ना? So that is, and just to give you few examples, ISKCON में हमने एक मतलब हमने तो कहना क्या चाहिए, ISKCON में प्रभुपाद जी के डिसाइपल, आप सबने उनसे मिले होंगे, नाम सुना होगा, हिज ग्रेस गोपी प्रानंद प्रभुपाद जी के डिसाइपल थे। प्रभुपाद जी की पुस्तकों का ट्रांसलेशन करते थे। ही वॉज पर्सोनिफाइड, सादा जीवन और उच्च विचार। प्रभुपाद का डिसाइपल होने के बावजूद भी उनको सारी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की जा सकती थी, लेकिन बहुत साधारण जीवन जीते थे। गोवर्धन में एक संस्कृत स्कूल चलाते थे और एक छोटे से कमरे में रहते थे जहाँ पर अपनी पुस्तकों का ट्रांसलेशन करते रहते थे। कभी कभी पंजाबी बाग मंदिर में प्रवचन के लिए आते थे तो हम गाड़ी भेज सकते थे उनके लिए, लेकिन कभी उन्होंने गाड़ी की फैसिलिटी नहीं ली, बोले मैं बस में आऊँगा। गोवर्धन से बस में आते थे। कैन यू इमेजिन, गोवर्धन से बस में आना एक भागवतम क्लास लेने के लिए। मतलब अभी अगर हम अपनी स्थिति को कंपेयर करते हैं तो सबसे पहले कौन सी गाड़ी आएगी, या कैब, अब तो कैब हो गई है, पहले तो गाड़ी होती थी, कौन सी गाड़ी आएगी। अगर गाड़ी नहीं होती थी तो प्रभु कुछ ठीक है, चेंज प्रोग्राम में चेंज हो सकता है ना? तो इस प्रकार से जैसे दशरथ महाराज के पास ऐसे मंत्री थे जो इस बात को सुनिश्चित करते थे, जिनका नाम था सिद्धार्थ। अगर हम अपने मंदिर की चर्चा करते हैं तो मंदिर में भी एक ऐसा डिपार्टमेंट होता है जो इस बात को सुनिश्चित करता है, टेम्पल कमांडर ऑफिस, जो इस बात को सुनिश्चित करता है कि नीड्स और वांट्स को अलग अलग किया जाए, कोई एक्स्ट्रा वैगेंट एक्सपेंसेस नहीं किए जाए, है ना? जैसे उस दिन मैं चर्चा कर रहा था आप लोगों से, एक्स्ट्रा वैगेंट एक्सपेंसेस मतलब गर्मियों के दिनों में भी, कड़कती धूप के दिनों में भी रात को पंखे के अंदर कपड़े सुखाना, दैट इज एक्स्ट्रा वैगेंसी। मतलब ये तो टॉलरेंस लिमिट से बहुत बाहर है। अगर रात में भी कपड़े ऐसे डाल दिए जाएं, इतनी गर्मी है तब भी सूख जाएंगे, लेकिन फिर भी पंखा चलाना, दैट इज एक्स्ट्रा वैगेंसी। प्रभुपाद इन सब चीज़ों के लिए बहुत अलर्ट रहते थे। अगर आप लोगों को याद हो, अभी वंशी बदन पूरी भी शेयर कर रहे थे, जस्ट टू गिव, वृंदावन में एक बार प्रभुपाद जी ने वृंदावन में आई थिंक एक बार रात में प्रभुपाद जी ने एक भक्त को उठाया और उसको बोला, क्या कैन यू हियर, क्या तुमको सुनाई दे रहा है? बोले प्रभुपाद मुझको तो कुछ सुनाई नहीं दे रहा। ध्यान से सुनो। तब प्रभुपाद जी बोले टैप चल रहा है, पानी वेस्ट हो रहा है, कृष्ण की एनर्जी वेस्ट हो रही है ना। देयर वाज वन अदर एग्जांपल। प्रभुपाद जी जूहू मंदिर में थे,
जू मंदिर में प्रभुपाद जी ने भक्तों को बुलाया और बोला, देखो वो कॉन्ट्रैक्टर को क्या दिखा रहे थे कि वो नारियल के साथ साथ नारियल के पत्ते भी ले जा रहे हैं, कि वो सो अलर्ट है। और वेस्टेज नहीं होने देना, दैट इज ऑल्सो रिसोर्सेज का वेस्टेज नहीं होने देना, चोरी नहीं होने देना, दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। पर्सनली भी है और दूसरे को भी वो नहीं करना। मैंने एक बार वैसे शेयर किया था, वृंदावन मंदिर के टेम्पल कमांडर ऑफिस में एक भक्त थे, माधव गोपाल प्रभु, टेम्पल कमांडर ऑफिस में वो एक बार लेक्चर दे रहे थे पंजाबी बाग में, तो वो शेयर कर रहे थे कि ये एक्स्ट्रा वैगन या ज़्यादा खर्चा करने से हमको बहुत ब्रह्मचारी को विशेष रूप से या भक्तों को विशेष रूप से बचना चाहिए, क्योंकि जितना खर्चा करेंगे उतना कमाना भी तो पड़ेगा, उतना कमाना पड़ेगा। भक्त जो बाहर जॉब करते हैं उनको कमाना पड़ेगा, या जो मंदिर के अंदर है उनको फंड कलेक्शन करना पड़ेगा, यानी ज़्यादा समय बिताना पड़ेगा। ज़्यादा समय बताएंगे तो उतना ही कम समय मिलेगा भक्ति के लिए, भगवान के लिए, शास्त्र अध्ययन करने के लिए। तो साधना कॉम्प्रोमाइज़ होगी ही होगी। इसलिए खर्च, सही रूप से खर्च करना ये भी एक कला है, या जुडिशियसली स्पेंड करना ये भी एक कला है। इसको सीख, ऐसा नहीं है कि लाओ और उड़ाओ, है ना। वो अगर आप लोगों ने घर में सुना हो ना, जो ऐसा खर्चीला व्यक्ति होता है ना, उसको बोलते हैं जस्ट हो गया, फ्री का पैसा थोड़ी ना है ना। पैसे क्या पेड़ पे लगते हैं, है ना। कह देते हैं ना कभी घर वाले, बच्चे उड़ाते हैं पैसा, है ना। लेकिन आजकल की संतान क्या कहता है, डैडी का पैसा पुत्रा मौज कर ले, वो तो ऐसे, तो इस प्रकार से है। पंजाबी समझ में नहीं आई। डैडी का पैसा पुत्रा मौज कर ले, पिताजी का पैसा है उड़ा ले जितना उड़ाना है, या मजे कर ले जितना करना है ना। मैंने तो कभी कभी मंदिर में रहने वाले भक्तों को भी ऐसी गलत फहमी हो जाती है, यार इसको बहुत पैसा है, क्या दिक्कत है, अरे बहुत पैसा है यार, बहुत कलेक्शन आ रहा है, मैं जानता हूँ। तो ये उतना अच्छा विचार नहीं है, है ना। तो खुद भी बचाना और दूसरे को भी वेस्ट नहीं करने देना, दैट इज रिक्वायर्ड। तो दशरथ महाराज के पास ऐसे व्यक्ति थे, ऐसे मिनिस्टर थे जिनका नाम था सिद्धार्थ, ठीक है। और छठा, एक तो ये प्रजा की शांति की बात किया इन टर्म्स ऑफ फुलफिलिंग देयर नीड्स, और दूसरा भी प्रजा को खुशहाल रखना, या किसी प्रकार का शोक या लेमेंटेशन से उनको बचा कर रखना, ठीक है। तो इसके लिए उनके दुख दर्द सुनने वाला कोई व्यक्ति होना चाहिए, उनकी जो समस्या है उनका समाधान करने के लिए कोई व्यक्ति होना चाहिए, है ना। तो यानी कि कोई हो ऐसा व्यक्ति जो उनकी बात को सुने, वो अपनी बात को कह पाए, या पूरे कॉन्फिडेंस से अपनी बात कर पाए कि हमको हम बात कह पाए कि हमको जज नहीं किया जाएगा, या हमारे साथ गलत व्यवहार नहीं किया जाएगा उस बात का फायदा उठाकर, ना। ये वैष्णव प्रिंसिपल भी है। गुह्यम आख्याति पृष्ठति, तो चर्चा करना लेकिन जिसमें एक्सप्लॉयटेशन ना हो, ऐसी चर्चा करना। तो ऐसे लोग होने चाहिए। दशरथ महाराज के पास भी एक ऐसे मंत्री थे जो इस काम में एक्सपर्ट थे, जिनका नाम था अकोप या अशोक। क्योंकि जहाँ तक ये बात आती है, जैसे उस दिन भी क्लास में चर्चा हो रहा था, लोगों की एक स्पेसिफिक नीड होती है, नीड टू बी हर्ड, कोई उनकी बात को सुन ले, कोई उनकी बात को सुने, बैठ के ध्यानपूर्वक उस बात को सुन ले। और अगर उनकी ये कई बार ये नीड इतनी ज़्यादा होती है और जब वे फुलफिल नहीं होती तो उनके मन में अशांति आ जाती है,
और कोई उनकी बात को नहीं सुनता है तो अपने आप को नेग्लेक्टेड या इग्नोर समझने लगते हैं और ऐसा लगता है कि उनको कोई परवाह नहीं करता, कोई उनको चाहता नहीं है. That happens within our organization also, within ISKCON also, within temple also. तो इसलिए हमको थोड़ा केयरफुल रहना चाहिए. मतलब केयरफुल रहना चाहिए उसमें in terms of caring for others और in terms of hearing others, है ना. कभी कभी ऐसा होता है कि लोग सॉल्यूशंस नहीं चाहते, वो सिर्फ इतना चाहते हैं कि कोई उनकी बात को सुन ले, है ना. एक लीडर की ये बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है टू मेक श्योर दैट ये हर व्यक्ति को लगे कि उनकी बात को सुन लिया गया है, उनकी समस्या को सुन लिया गया है ना. और इससे स्टेबिलिटी आती है. जैसे आप लोगों ने अगर आई डोंट नो कितने भक्त इस विषय को जानते हैं, कुछ भक्त जानते हैं, आप लोग जानते होंगे. एम्फेटिक लिसनिंग की हम बात करते हैं, है ना. एम्फेटिक लिसनिंग मतलब फील द फीलिंग एंड नेम इट एंड रिपीट इट. व्यक्ति क्या महसूस कर रहा है उसको महसूस करना और उसको बोलना कि आप दुखी लग रहे हैं, आपकी बातों से ऐसा लग रहा है, आप थोड़े नाराज हैं, आपकी बातों से ऐसा लग रहा है, आप थोड़े गुस्से में, अगर मैं आपको सही समझ पा रहा हूँ. इस प्रकार से उनकी फीलिंग को रिपीट करना. आप उसके गुस्से में साथ साथ आप खुद गुस्सा नहीं हो जाना, लेकिन इससे क्या है, इसको थोड़ा लगता है कि हाँ कोई व्यक्ति है जो मुझको समझ रहा है. दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट. विशेष रूप से घरों में ऐसा देखा जाता है, भक्त समाज में भी है, ऐसे नहीं है कि मंदिर में भी ऐसा है, विशेष रूप से, है ना. घरों में ऐसा देखा जाता है. जब हस्बैंड घर वापस लौटता है तो वाइफ दिन की दिनचर्या सुनाना शुरू कर देती है ना. और वो अपनी और फिर बोलेंगे सुन रहे हो, हाँ सुन रहा हूँ, सुन रहे हो, हाँ सुन रहा हूँ. अगर वो अच्छे से सुने और उसके बाद उनको बोले तो क्या चाहती हो भाई, क्या चाहती हो, क्या करें हम, नहीं मैं तो ऐसे ही बता रही थी, है ना. तो ऐसा नहीं है कि उसका कोई फायदा नहीं हुआ, उसका फायदा हुआ. उनकी जो नीड थी अपनी बात को कहने की वो पूरी हो गई. हो सकता है वो उस बात का सॉल्यूशन चाहते ही ना हो. तो भक्त समाज में भी ऐसा होता है कि 50% समस्या सिर्फ अपनी बात को सही व्यक्ति से कह देने से ही, जो कि ध्यानपूर्वक सुनता है या समझ जाता है कि ये व्यक्ति क्या महसूस कर रहा है, उसकी आधी समस्या वैसे ही हल हो जाती है. तो बहुत आवश्यक है, विशेष रूप से जो लोग भक्त प्रचार करते हैं उनके लिए बहुत आवश्यक है भक्तों का इस प्रकार से ख्याल रखना कि, है ना. कभी कभी ऐसा देखा जाता है कि बिना बात कहे ही उसका, बिना प्रश्न पूरा सुने ही उसका प्रश्न बीच में काट कर उत्तर दिया. हाँ समझ गया, इसका उत्तर यह, जाओ ऐसा कर लो. अरे सुनो तो सही, पूरी बात तो सुनो, पूरा प्रश्न तो सुन लो, है. नहीं ठीक है मैं जानता हूँ, तुम्हारे जैसे बहुत केसेस आए हैं मेरे पास. जैसे प्रभु जी उस दिन शेयर कर रहे थे कि किसी डॉक्टर के पास जाएं और वो बिना कुछ सोचे दवाई का प्रिस्क्रिप्शन लिख दे, जाओ ले लो, जाओ काउंटर से दवाई ले लो. अरे सुनो तो सही मुझको क्या बीमारी है, हैं. जिस प्रकार से आई वॉज जस्ट रीडिंग कि, है ना, एक व्यक्ति दुकान में गया, डॉक्टर के पास गया क्लिनिक में और कहने लगा कि इसका क्या आपके यहाँ पर इस बीमारी का इलाज होता है. हाँ बैठो. तुरंत उसको बिठा दिया, तुरंत उसको इंजेक्शन लगा दिया, बोलने दिया और उसको बोला अब तुम्हें कैसा लग रहा है. बोले कैसा, क्या खाक लग रहा है, हैं. बीमारी मुझे नहीं थी, बाहर में गाड़ी में मेरी पत्नी बैठी है उसको थी. तो बात पूरी नहीं सुने, ऐसे ट्रीटमेंट करेंगे तो गलत इफेक्ट आएगा. तो इसलिए बहुत आवश्यक है सुनना बहुत जरूरी है. प्रचारकों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट सेवा है, जो भक्त प्रचार की सेवा करते हैं, दूसरे को सुनना. सो दैट इज, दशरथ महाराज के पास ऐसा व्यक्ति थे जो इस बात को इंश्योर करते थे, जिनका नाम था
अकोप या अशोक। और फिर राज्य को चलाने के लिए एक पॉलिसीज की कुछ पॉलिसी की आवश्यकता पड़ती है। तो पॉलिसी को कुछ पॉलिसी मेकर्स बनाते हैं, ठीक है। और जो कि अगर राज्य की बात करते हैं, विशेष रूप से दशरथ महाराज के समय में, जो कि सत्य या धर्म के ऊपर आधारित हों, और उनके पास ऐसे व्यक्ति थे या मंत्री थे जिनका नाम था धर्मपाल, ठीक है, जो सभी डिपार्टमेंट के लिए ऐसी धर्म के या सत्य के ऊपर आधारित पॉलिसी बनाते थे और जो एंश्योर करते थे कि इनका परफेक्ट इम्प्लीमेंटेशन हो, है ना। और इसके साथ साथ वो ये भी सुनिश्चित करते थे कि राज्य के अंदर स्ट्रांग और स्टेबल गवर्नमेंट हो। इसके साथ आस पास के पड़ोसी जो मुल्क हैं उनसे भी अच्छी दोस्ती बनी रहे, उसमें भी अच्छी गुडविल बनी रहे, ये सुनिश्चित करते थे। अगर हम इस्कॉन के संदर्भ में इस बात की बात करते हैं तो आप जानते होंगे जीबीसी का नाम सबने सुना होगा। जीबीसी इस्कॉन की मैनेजमेंट कमेटी है, लेकिन इस्कॉन में इसके साथ साथ एक शास्त्रीय एडवाइजरी कमेटी है जो कि जीबीसी को भी गाइड करती है, इस्कॉन के लिए पॉलिसीज बनाती है और सन्यासी को जीबीसी को गाइड करती है कि शास्त्र के अनुसार कैसे इस्कॉन को चलाना चाहिए, किन नियमों को लागू करना चाहिए, किन को लागू नहीं करना चाहिए। जैसे उसके कुछ मेंबर्स के नाम उसको याद है, मदन मोहन प्रभु, जिनका वो एग्जाम्पल बता रहे थे आज भागवत क्लास में, आदि पुरुष प्रभु, चैतन्य चरण प्रभु, सब जानते होंगे, चैतन्य चरण प्रभु को सब जानते हैं, फेमस हैं, स्पिरिचुअल साइंटिस्ट। हरि पार्षद प्रभु, यस, उर्मिला, आई डो नॉट, मे बी यस, गिरिराज महाराज और उर्मिला माता जी भी हैं, यस। सो देयर आर फ्यू पीपल जो पॉलिसीज बनाते हैं, तो किसके शास्त्रों के आधार पर, प्रभुपाद की टीचिंग्स के आधार पर, तो जो हमारे लिए तो दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। तो इसीलिए ये आवश्यक है, तो ऐसे लोग होने चाहिए या ऐसी कुछ पॉलिसीज या पॉलिसी मेकर्स होने चाहिए, उसमें ऐसे लोग होने चाहिए एक संस्था को रन करने के लिए या एक डिपार्टमेंट को रन करने के लिए। तो पॉलिसीज जब होती हैं तो वर्किंग बहुत सरल होता है, क्योंकि कहीं पर भी हम देखते हैं कि कुछ गलत फहमी हुआ तो देखें क्या पॉलिसी है, क्या प्रोटोकॉल है, इसको डील करने के लिए क्या प्रोटोकॉल है। अगर कोई प्रोटोकॉल नहीं है, कोई पॉलिसी नहीं है, तो समस्या डील करने में बहुत चैलेंज आएगा और फिर समझ में नहीं आएगा कैसे करें। जैसे एक अद्भुत सी या एक अजीबो गरीब घटना हुई अभी कुछ ही समय पहले किया है, कुछ महीने पहले किया है। एक प्लेन ने टेक ऑफ किया और जैसे ही प्लेन ने टेक ऑफ किया एक माता रोने लग गई, मेरा बच्चा नीचे छूट गया, मेरा छोटा बच्चा नीचे छूट गया। तो अब ऐसी समस्या एयरलाइंस के बाद पहले कभी नहीं आई थी। बोले अब क्या करें, बच्चे को लेने जाए नहीं जाए। तो जो प्लेन टेक ऑफ कर चुका था वो दोबारा लैंड किया गया बच्चे को लेने के लिए, छोटा बच्चा नीचे छूट गया। कोई प्रोटोकॉल था नहीं, कोई पॉलिसी थी नहीं है, तो फिर जो इमरजेंसी में किया गया। लेकिन जब प्रोटोकॉल होता है, पॉलिसी होता है, तो बहुत आसान होता है कि ये प्रोटोकॉल है, हम इसके अनुसार करते हैं। अभी कोरोना वायरस से डील करने के लिए गवर्नमेंट बार बार क्यों वो जारी कर रही है गाइडलाइंस और प्रोटोकॉल, ताकि आसान हो। कुछ नहीं होगा तो क्या मतलब, क्या पता हमको क्या होता है लॉकडाउन, है ना। हमको लगा कि घर के बाहर से ताला लगाना है और पार्क में घूमना है, ऐसा भी हो सकता है। लॉकडाउन का क्या मतलब है, तो कुछ भी लोग मनगढ़ंत वो बना सकते हैं। इसीलिए ये पॉलिसीज या नियम बहुत आवश्यक है। और इसके साथ, और जैसे इनका नाम बता दिया धर्मपाल, और इसके साथ साथ एक बहुत ही वरिष्ठ वृद्ध, सबसे वृद्ध और सबसे समझदार उनके एक मंत्री थे जिनका नाम हम सब जानते होंगे, सुमंत्र, जिनका नाम है सुमंत्र। तो जो कि वो इस कैबिनेट के हेड थे और बहुत विश्वास पात्र थे राजा दशरथ के। तो राजा के विश्वास पात्र होने का मतलब राजा अपने दिल की बात खुले रूप से इनके साथ कर सकते थे। और सुमंत्र के विषय में बताया जाता है कि वो एक नेचुरल लीडर थे और सबसे सरल थे, सिंप्लिसिटी इज बेस्ट पॉलिसी। और इसी कारण से वो ग्रेट कमांड को रिस्पेक्ट करते थे,
ग्रेट रिस्पेक्ट को कमांड करते थे और उनके शब्दों की बहुत अहमियत थी, जो वो बोलते थे उसको माना जाता था। ठीक है, तो इसीलिए हमको अपने प्रैक्टिकल जीवन में जो रिस्पेक्टेड पर्सन है उनकी एल्डरली पर्सन हैं उनकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए, बिकॉज ऑफ देयर एज, एक्सपीरियंस, विजडम, रियलाइजेशन, है ना, फॉर देयर कॉन्ट्रीब्यूशन, फॉर देयर सर्विसेज, फॉर देयर डेडिकेशन, फॉर देयर लॉयल्टी टू शील प्रभुपाद एंड लव फॉर शील प्रभुपाद। इतना जीवन उन्होंने बिता दिया है ना, तो वो उनका रिस्पेक्ट करना चाहिए। और उनके पास ग्रेट विजडम का खजाना है जो हम इस्तेमाल नहीं कर पाते क्योंकि हम उनका संग नहीं कर पाते हैं। दूसरा ये भी है कि हम भी एक दिन वृद्ध होंगे, नहीं तो हमारे जैसी करनी वैसी भरनी। जब बोया पेड़ बबूल का तो आम कहाँ से हुए, सुना है? जापान में ओल्ड कस्टम है, अभी इतना नहीं पालन किया जाता लेकिन कुछ रिमोट एरिया में पालन किया जाता है। वहाँ पर जो वृद्ध ग्रैंड पेरेंट्स होते हैं उनको पहाड़ी के पास ले जाके वहाँ से धक्का दे देते हैं। ओल्ड कस्टम है। तो एक बच्चे ने देखा कि उनके दादा दादी को ऐसा किया गया है, लेकिन समय बदल रहा था धीरे धीरे, अब नई जनरेशन आ रही है। तो जब बच्चा बड़ा हुआ, माता पिता वृद्ध हो गए, तो उन्होंने बोला चलो चलते हैं। माता पिता बोले तू हमारा बेटा है, हमारे साथ ऐसा करेगा? बोले मैं, ये तो रिवाज है, मैंने देखा है आपने भी हम बूढ़े अपने माता पिता के साथ ऐसे किया, ये तो पालन करना ही पड़ेगा। तो एक तरह से उनके लिए लेसन था और हम लोगों के लिए भी लेसन है कि अगर हम किसी की रिस्पेक्ट नहीं करेंगे तो आगे चल के हमारी रिस्पेक्ट नहीं होगी। और जहाँ तक ये शरीर क्या है, शरीर विद होगा, इनवैलिड होगा, इसको बीमारी आएंगी, तो हमें ऐसा नहीं सोचना चाहिए हमारे साथ ऐसा नहीं होगा। बांग्लादेश में जब भक्ति माधुर्य गोविंद स्वामी महाराज बीमार हुए और वहाँ से वापस आए, तो वो सीढ़ियाँ उतर रहे थे, जो कि बैक सीढ़ियाँ उसके पास, और मैं VIP रूम के पास था। मैंने वहीं से महाराज को प्रणाम किया। महाराज धीरे धीरे चल के आ रहे थे, मैंने प्रणाम किया तो महाराज दूर से ही बोले, डोंट थिंक दिस वोंट हैपन टू यू। कि ऐसा मत समझना ये वृद्धावस्था आपको नहीं आएगी, आपको बीमारी नहीं आएगी और आपको ये समस्याओं का सामना नहीं करना पड़ेगा। सो ही वॉज स्पीकिंग फ्रॉम हिज रियलाइजेशन और एक्सपीरियंस। और जहाँ तक मैं समझता हूँ उनका जितना रियलाइजेशन है, जितना स्ट्रॉन्ग फेथ है मॉर्निंग प्रोग्राम और उसके प्रति, हमारा तो उतना नहीं है। हम तो ढह जाएंगे। वो तो आई डो नॉट नो हाउ वो कैसे मैनेज कर पाते हैं, हम तो नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए बहुत आवश्यक है कि हम ऐसे वरिष्ठ भक्तगण हैं उनका बहुत रिस्पेक्ट करें। और अंत में राजा दशरथ के पास ये 8 मिनिस्टर थे, उनके साथ साथ 2 उनके पास ब्राह्मण भी थे, ऋषि थे, संत थे, साधु थे, जिनका नाम था वशिष्ठ और वामदेव, जो कि दे वर हाईली रिस्पेक्टिव अपनी एज के कारण, अपने ज्ञान के कारण और अपने चरित्र के कारण, और उनकी बात को माना जाता था। और इसी प्रकार से हर प्रकार की धर्म की एक्टिविटी में पूरी तरह से निपुण थे। तो राजा दशरथ का पूरा कार्यभार, राज्य का कार्यभार इन 8 मंत्रियों के द्वारा और ये 2 संत या ऋषि इनके द्वारा एक तरीके से संपन्न किया जाता था। एक ये काउंसिल है, काउंसिल मतलब उनसे काउंसलिंग लेने के लिए, मंत्री मतलब उनसे डिस्कशन करने के लिए, मंत्रणा करने के लिए कि क्या सही है क्या गलत है, स्थिति में क्या किया जाना चाहिए, बहुत आवश्यक है। तो जो एक लीडर है उसको ये सब लेना चाहिए, ऐसे लोगों को अपने साथ रखना चाहिए जो उसको डिस्कस कर सकें, उसको गलत होने पर गलत बता सकें। जैसे अगर देखें, हालांकि अगर देखें तो उनकी बात ज़्यादा मानी नहीं गई, लेकिन एक ऐसे चरित्र थे महाभारत में, इनका काउंसिल हमेशा बहुत परफेक्ट था, विदुर जी। धृतराष्ट्र अगर समय पे रहते हुए उनकी बात मानते तो शायद वो नहीं होता, लेकिन बाद में उनकी बात मानी उन्होंने, तो उन्होंने थोड़ा स्ट्रॉन्ग प्रीचिंग किया, थोड़ा स्ट्रॉन्ग शब्दों का इस्तेमाल किया, जो भी है। लेकिन ऐसे लोगों के साथ रहकर जब टीम वर्क किया जाता है
तो अच्छा रिजल्ट आता है। और लीडर के भी अपना करप्ट होने के या मिसगाइडेड होने के चांसेस बहुत कम रहते हैं, ये बहुत आवश्यक है। विशेष रूप से जो लोग प्रचार करते हैं उनके लिए ऑटोक्रेट बन जाना, कंट्रोलरशिप बन जाना बहुत आसान होता है। शुरुआत के दिनों में देखा जाए, प्रभुपाद जी अकेले ही गए थे, तो जब अकेला होता है व्यक्ति तो ठीक है, लेकिन धीरे धीरे उन्होंने क्या किया, सब चीज़ें आगे देते गए कि मेरे बाद चीज़ें कैसे चलेंगी, वो उसका ट्रेनिंग देने लग गए। जस्ट टू टेल यू वन थिंग, मतलब जस्ट टू शेयर, जीबीसी जब शुरू बना था, एक आधा साल भी हुआ होगा, बहुत लड़ाइयाँ होती थी, बहुत ज़्यादा लड़ाइयाँ होती थी। तो एक बार जीबीसी आ गया कि हमारी बहुत लड़ाइयाँ हो रही हैं, हम तो इसका हल नहीं निकाल पाएंगे, आप ही कुछ हल करो। प्रभुपाद जी ने बोला मुझे नहीं पता, इसका हल खुद ही निकाल के लाओ, जो डिस्कशन करना है करो, लेकिन इसका हल निकाल के लाओ। हल अगर मैं ही देता रहूँगा तो आप लोगों को कोऑपरेट करने की आदत कैसे पड़ेगी, एक दूसरे की सलाह मानने की आदत कैसे पड़ेगी। तो प्रभुपाद जी ने मना कर दिया हल देने से। जहाँ जरूरत होती थी देते भी थे, ऐसा नहीं है, लेकिन इनको ट्रेनिंग भी दे रहे थे। तो ये बहुत आवश्यक है। तो टीम प्लेयर बनना बहुत आवश्यक है। हाँ, एक टीम का एक कैप्टन भी होता है, लेकिन कैप्टन को ऑटोक्रेट नहीं बनना, ये ध्यान रखना है। एक टीम लीडर होता है, उसको ऑटोक्रेट नहीं बनना। जो उसके सबऑर्डिनेट्स हैं उनके इंडिपेंडेंटली थॉटफुल नेचर है, उसको कर्व नहीं करना, उसको प्रमोट करना है ताकि वो उसका अच्छे तरह से यूटिलाइज कर पाए। ठीक बात है, एक इंडिपेंडेंट नेचर होता है तो वो उसको भी एक्सरसाइज नहीं करने दिया जाए, कभी कभी कर्टेल करने की आवश्यकता पड़ती है, कभी कभी उसको फ्रीडम भी देना चाहिए। तो ये इस प्रकार से है जैसे पतंग उड़ानी है, तो पतंग उड़ाने के लिए कभी खींचना भी पड़ता है, कभी उसको ढील भी देनी पड़ती है। दोनों ही चीज़ों की आवश्यकता है। खींचते ही रहेंगे तो ऊपर तो बहुत उड़ जाएगी है, लेकिन फिर वो नीचे भी आ जाए, वो आ जाएगी, उसकी क्या बोलते हैं, ग्रोथ बहुत ज़्यादा नहीं होगी, एक्सपेंशन बहुत ज़्यादा नहीं होगा अगर खींचते ही रहेंगे तो। और ढील दे देंगे तो पता नहीं कहाँ जाके अटक जाएगी। तो ढील देना खींचना, ढील देना खींचना, ये आवश्यक है। उसके लिए ये लोग आवश्यकता पड़ती है जो कि हेल्प करते हैं। जहाँ पर ज़रूरत है ढील देंगे, जहाँ पर ज़रूरत है वो खींचेंगे। इसीलिए ऐसे लोगों के साथ में रहना बहुत आवश्यक है। ठीक है, सो दिस इज़ व्हाट मैं आज चर्चा करना चाहता था। राजा दशरथ अपने एग्जाम्पल से हमको बहुत विशेष रूप से जो भक्त इस्कॉन में लीडरशिप पोजीशन, प्रचारक की पोजीशन बहुत आसानी से प्राप्त होती है। और अपने देखा जाए तो अपने अपने क्षेत्र में अपनी अपनी सेवा में हर व्यक्ति लीडर है, तो ये एक खतरा सा बना रहता है। इसीलिए हम इससे बचने के लिए हमेशा भक्तों के संग में रहना, इसीलिए बताया गया है कि कलो संग शक्ति। हम कभी भी डेविएट हो सकते हैं, कंट्रोलर बन सकते हैं, इंडिपेंडेंट हो सकते हैं। उससे बचने के लिए ऐसे लोगों के संग में रहना जो हमको समय समय पर करेक्ट करते रहें, समय समय पर हमको गाइड करते रहें, बहुत आवश्यक है। सो दिस इज व्हाट आई वांटेड टू डिस्कस टुडे। सीताराम लक्ष्मण हनुमान की जय, जगत गुरु शील प्रभुपाद की जय, निताई गौर प्रेमानंदे, हरि हरि बोल।